थर्मोडायनामिक्स में अभी तक आप लोग बेसिक्स को अच्छे से कवर कर चुके हो। बेसिक्स के अंदर आप लोगों ने मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने कंप्लीट डेरिवेटिव को लिखना सीखा और पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना सीखा। उसके बाद आप लोगों ने थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट पढ़े, जहाँ पर आप लोगों ने अल्फा, बीटा और गामा को देखा। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात की और विद द हेल्प ऑफ उलर थ्योरम आप लोगों ने स्टेट फंक्शन प्रूव करना सीखा। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने हीट कैपेसिटी को पढ़ा। हीट कैपेसिटी के अंदर आप लोगों ने फीचर्स ऑफ हीट कैपेसिटी देखा और साथ साथ आप लोगों ने कुछ रिलेशंस देखे Cp माइनस Cv के और उनको प्रूव किया। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने वर्क डन निकालना सीखा रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर। उसके बाद आप लोगों ने थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी, जहाँ पर आपने फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी और सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी। उसके बाद आप लोगों ने कार्नोट इंजन, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर कंसेप्ट को अच्छे से समझा और उसके ऊपर हमने अच्छा खासा टाइम दिया। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने पढ़ा इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या होती है, जो कि एक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक था, लेकिन थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमें उसकी ज़रूरत पड़ने लगी। उसके बाद हम लोग एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना सीख रहे थे और अभी तक आप लोग रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना सीख चुके हो। आज की क्लास के अंदर हम लोग एंट्रोपी चेंज को कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ सीखेंगे कि आप लोग एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कैसे कैलकुलेट करते हो। जब आप दो सब्सटेंस को मिक्स करते हो उस केस के लिए आप लोग एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग बात कर रहे थे एंट्रोपी चेंज को हमको कैलकुलेट कर रहे थे। आपके पास जो प्रोसेस थे वो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन की हमने बात की थी रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की और हमने इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कर ली थी। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या होता है। तो जो मैंने बात की थी आपके पास रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था जहाँ पर आपका फेज चेंज नहीं हो रहा था लेकिन आपके वेरिएबल्स डिफर कर रहे थे। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि जो आपका H2O सॉलिड है वो H2O सॉलिड के अंदर ही था, लेकिन जो आपका टेम्परेचर था, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 10 केल्विन है और यहाँ पर आपके पास क्या है 100 केल्विन है और आपके पास जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर से आप 0.1 एटमॉस्फेयर के ऊपर गए हो। तो इस तरीके की हमने बात की थी जहाँ पर आपका फेज तो सेम था और टेम्परेचर यानी कि जो वेरिएबल्स है टेम्परेचर और प्रेशर है वो आपके पास क्या कर रहे थे, डिफर कर रहे थे। तो उस केस को आप बोलते हो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन और साथ ही साथ आप सिस्टम को जो हीट दे रहे थे वो रिवर्सिबली भी दे रहे थे। इसको आप बोलते हो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए आज की क्लास के अंदर थोड़ी सी एनर्जी लो हो सकती है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन है। पिछले 3-4 दिनों से तबीयत खराब थी, लेकिन बच्चे काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, तो वीडियो बनाना भी ज़रूरी था। तो थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो सकती है आज की क्लास के अंदर, लेकिन आप लोगों को मैं ठीक से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको सारी बताने की कोशिश करूँगा। तो उसके बाद हमने बात की थी रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था जहाँ पर आपके पास फेज डिफर कर रहा था, लेकिन जो आपका वेरिएबल्स थे, जो टेम्परेचर और प्रेशर जो कंडीशंस थी वो आपके पास सेम थी और सेम होने के साथ साथ वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग भी थी। अब एक दूसरे कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, इस पर हमने अच्छा खासा टाइम दिया था जब हम लोगों ने पढ़ा था रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन को। तो अगर आप लोग डायरेक्टली इस लेक्चर को देख रहे हैं और आप समझ रहे हो कि आपको एंट्रोपी चेंज समझ में आ जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग एंट्रोपी के स्टार्टिंग से वीडियोस को देखते हो यही, ताकि आपको पता हो कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियोस को स्टार्टिंग से देखते हुए आइए। हम लोग यहाँ पर साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस के अंदर हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टिंग होती है। अगर आपने कोई एक टॉपिक मिस किया बीच का तो आपको आगे की बातें समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आप लोग हर लेक्चर को अच्छे से देखिए, थॉरली देखिए, समझिए किस तरीके से मैं आपसे क्या क्या बोल रहा हूँ। खुद के नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग खुद के नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अपनी इंपॉर्टेंट बातों को अपनी हाथों से लिखिए कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है।
जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही उसको बार बार बोलकर याद कीजिए, इस तरीके से आप लोग पढ़िए। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की। इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास वो ट्रांसफॉर्मेशन था जहाँ पर आपका फेज तो डिफर कर रहा था, लेकिन साथ साथ आपका कोई ना कोई एक वेरिएबल, चाहे वो टेम्परेचर हो या फिर वो प्रेशर हो, आपका एक वेरिएबल भी डिफर कर रहा हो। लेकिन अगर आपका वेरिएबल डिफर नहीं कर रहा, कांस्टेंट है और वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, तब भी वो आपका केस बनता है इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का। इसकी हमने काफ़ी बात की थी जब हम लोगों ने इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा था। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है कैसे आप लोग एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के केस के अंदर, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के केस के अंदर और इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के केस के अंदर, तो प्लीज़ आप लोग पीछे के लेक्चर्स को देख कर आइए ताकि आपको समझ में आ जाए जो भी हम लोग आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि जब हम लोग इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ रहे थे, मैं आपको एग्जांपल करा रहा था, जब मैं करा रहा था आपको इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की, ये वो एग्जांपल था जहाँ पर हमने बात की थी फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ए सॉलिड से आप ए गैस में जा रहे थे, टेम्परेचर आपका टी से टी डैश की तरफ चेंज हो रहा था, वेरिएबल जो आपका प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर से 0.1 एटमॉस्फेयर के ऊपर जा रहा था। एक एग्जांपल है इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका फेज भी चेंज हो रहा है, सॉलिड से आप गैस में जा रहे हो, साथ ही साथ जो आपके वेरिएबल्स हैं, आप यहाँ पर देखिए टेम्परेचर आपका टी से कहाँ जा रहा है, टी डैश पे जा रहा है, और जो आपका प्रेशर है वो कहाँ जा रहा है, 1 एटमॉस्फेयर से 0.1 एटमॉस्फेयर के ऊपर जा रहा है। तो आपके वेरिएबल्स भी डिफर कर रहे हैं और आपके फेज भी आपका डिफर कर रहा है, तो इसे आप बोलते हो इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस केस के अंदर हमने कहा था कि आप अबव इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन को ब्रेक कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो इनटू वेरियस रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। और आपने वहाँ पर ब्रेक किया था इसको ए सॉलिड से ए सॉलिड, टी से आप कहाँ गए थे, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर गए थे, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर जाकर ही आप लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से किया था। और फिर मैंने आपको लास्ट में कहा था कि अगर आपके पास इनिशियल टेम्परेचर टी की जगह इनिशियल टेम्परेचर जो आपको यहाँ पर गिवन था टी, अगर ये आपको टी ना होकर आपको 0 केल्विन दे दे, अगर आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ से आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन और जो आप ए सॉलिड से आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर 0 केल्विन हो, मान लीजिए वो 10 केल्विन नहीं है, वो 50 केल्विन नहीं है, वो 100 केल्विन नहीं है, वो 0 केल्विन से स्टार्ट हो रहा हो, तो उस केस के अंदर जब भी आप लोग डेल्टा एस को कैलकुलेट करना चाहोगे तो सबसे पहले आपको उसको ब्रेक करना होगा। आप यहाँ से ब्रेक करोगे 0 केल्विन से कहाँ तक के लिए, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक के लिए आप इसको ब्रेक करोगे, और जो आप डेल्टा एस को यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो निकल कर आएगा CP ऑफ सॉलिड ln T फाइनल, यानी कि T मेल्टिंग Tm डिवाइडेड बाई इनिशियल टेम्परेचर। यहाँ पर क्या है 0 है, तो यहाँ पर आप पुट करोगे 0। जैसे ही आप लोग यहाँ पर 0 पुट करोगे ये आपके पास डेल्टा S1 निकल कर आ जाएगा इन्फानाइट। और अगर आपके पास ये इन्फानाइट निकल कर आ गया तो डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 जितने भी आपके पास बन के आएंगे उनका सम भी आपके पास इन्फानाइट निकल कर आ जाएगा, और एक प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाएगी कि आप लोग डेल्टा एस को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो उस केस के अंदर आप कैसे डेल्टा एस को कैलकुलेट करो अगर आपके पास इनिशियल टेम्परेचर 0 केल्विन है, इसकी बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर आपके पास इनिशियल टेम्परेचर 0 केल्विन है तो कैसे आप लोग डेल्टा एस को कैलकुलेट करोगे, और साथ ही साथ लोग बात करेंगे कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होती है, कैसे आप लोग जब दो सब्सटेंस को मिक्स करते हो उस केस के अंदर आप लोग एंट्रोपी चेंज को कैसे कैलकुलेट करते हो। तो इसकी बात करते हैं। जो हमारा आज की पहला जो क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द एंट्रोपी चेंज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ए सॉलिड से ए सॉलिड के अंदर आप गए हो, टेम्परेचर आपका 0 केल्विन से स्टार्ट होकर कहाँ पे गया है, T केल्विन के ऊपर गया है। टेम्परेचर आपका प्रेशर आपका क्या है 1 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर है। सबसे पहला काम होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन को आप पहचानिए। फेज यहाँ पर सेम है, सॉलिड में आप जा रहे हो, लेकिन आपका जो वेरिएबल्स है वो डिफर कर रहा है। टेम्परेचर आपका 0 केल्विन से T केल्विन तक गया है, यानी कि आपका वेरिएबल डिफर कर रहा है। इसका मतलब ये आपके पास केस बन गया रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन का। और रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपने 3 फॉर्मूलेस पढ़े थे। आपने फॉर्मूले पढ़े थे V और T की टर्म में, आपने फॉर्मूले पढ़े थे P और T की टर्म में, आपने फॉर्मूले पढ़े थे P और V की टर्म में। तो यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर की कंडीशन और प्रेशर की कंडीशन दे रखी है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा पढ़ने याद करना है, P और T वाला। क्या फॉर्मूला था आपके पास, फॉर्मूला आपके पास था CP ln T2/T1 ln T2/T1 माइनस R ln
P2/P1, ये आपके पास फॉर्मूला था T और P की टर्म्स के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर ही है, यानी कि आपका P2 और P1 सेम है। तो आप इस वाले पार्ट को इग्नोर कर सकते हो, इस वाले पार्ट को आप लोग इग्नोर कर सकते हो। तो आपके पास फॉर्मूला बच गया CP ln T2/T1। जैसे ही आपने इस फॉर्मूले को लगाया तो T2 मतलब क्या, T फाइनल, T1 मतलब क्या, T इनिशियल। तो T फाइनल तो आपने लिख दिया T के बराबर, लेकिन जो आपका T इनिशियल था ये आपका है 0 केल्विन। जैसे ही आप इसको यहाँ पर 0 लगाओगे आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, और यहीं पर ही आपके पास एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि अगर आपके पास इनिशियल टेम्परेचर 0 केल्विन है तो कैसे आप लोग इस चीज़ को करो। उसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझिए कि जो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर रहे थे, यानी कि जो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, आखिर इस फॉर्मूले को आपने डिराइव कैसे किया था, कैसे आप लोग इस फॉर्मूले तक पहुँचे थे, वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बोलता हूँ बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कोई आपका फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, क्या कंडीशंस आपने मानी थी फॉर्मूले को डिराइव करते वक्त, किस चीज़ को आपने कांस्टेंट माना था, किस चीज़ को आपने कांस्टेंट नहीं माना, किस चीज़ को आपने टेम्परेचर डिपेंडेंट माना था, किस चीज़ को आपने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट माना था। तो वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पर नहीं लग रहा तो ज़रूर जब मैंने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था तो कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस मानी होंगी जो इस क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है, और क्योंकि वो कंडीशंस इस क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखते हैं हम लोग कैसे इस फॉर्मूले तक पहुंचे थे। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख रहा हूँ फंडामेंटल इक्वेशन जो हमारी एंट्रोपी चेंज की थी वो क्या थी, dS = CP dt/d - R dP/P। ये मैंने निकाला था विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ, जो आप यहाँ पर लिखते हो dQ = du माइनस का W। इसको मैंने लिखा था NCV dt, इसको मैंने लिखा था PdV, इसको मैंने लिखा था क्या, इसको मैंने dQ/T लिखा, डिवाइड/T किया, फिर मैंने इसको लिख दिया था ds। इस तरीके से मैंने इसको डिराइव किया था। फिर मैंने इसको P और V से मैंने क्या किया था, इसको P और T की टर्म में लेके गया था। वहाँ से मेरे पास निकल कर आई थी फंडामेंटल इक्वेशन P और T की टर्म में, T और P की टर्म में ये आपके पास थी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज। आपके जो क्वेश्चन जो आपको गिवन है इसके अंदर आपका जो प्रेशर है वो क्या है, फिक्स है। अगर आपका प्रेशर फिक्स है तो आपका dP क्या हो गया, 0। अगर आपका dP 0 हो गया तो आपका फॉर्मूला बच गया dS = CP dt/T। अब यहाँ से आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो आपका जो CP है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, या तो आपका जो CP है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। अगर आपका CP जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुआ तो आप उसे इंटीग्रेशन करते वक्त इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो और आपके पास फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा ΔS = CP ln T2/T1। लेकिन जब आपने इस फॉर्मूले को लगाया तो ये फॉर्मूला सही आंसर नहीं दे रहा था। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब क्या, जो आपका CP है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं है, वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कोई भी सब्सटेंस आपके पास हो, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, मैग्नीशियम हो, कोई भी सब्सटेंस आपके ऊपर हो, वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि 0 केल्विन के ऊपर, 5 केल्विन के ऊपर, 10 केल्विन के ऊपर, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर हमेशा उसका CP और CV टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर किसी भी सब्सटेंस का CP और CV टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ये बात आपको कहाँ से पता चली, ये बात आपको पता चलेगी जब आप थ्योरीज पढ़ोगे। जब आप क्या पढ़ोगे, थ्योरीज पढ़ोगे ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी थ्योरी आपके पास है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को लेकर, तो आपके पास जो थ्योरी सबसे नंबर 1 है जो कौन सी है, डुलोंग-पेटिट लॉ है आपके पास आइंस्टीन की थ्योरी है, आपके पास डीवाई थ्योरी है। जो आइंस्टीन की थ्योरी है वो जनरली हाई टेम्परेचर के ऊपर वैलिड है। जब वो लो टेम्परेचर के ऊपर आया तो आइंस्टीन वहाँ पर फेल हो गया। आइंस्टीन लो टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास थ्योरी आई समथिंग अराउंड 1900 की बात है, जब हमारे पास थ्योरी आई डीबाई थ्योरी, और डीबाई थ्योरी ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे आपकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, एट वेरी लो टेम्परेचर और एट वेरी हाई टेम्परेचर। अगर मैं बात करूँ सबसे बेस्ट थ्योरी कौन सी है आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स को लेकर, तो सबसे बेस्ट थ्योरी आपके पास क्या है, डीबाई थ्योरी है। तो इस थ्योरी के हिसाब से, डीबाई थ्योरी के हिसाब से जो आपका स्पेसिफिक हीट होता है, जो आपकी स्पेसिफिक हीट होता है एट वेरी 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 लो टेम्परेचर, यानी कि 0 केल्विन की बात कर रहा हूँ, 5 केल्विन की बात कर रहा हूँ, 10 केल्विन की बात कर रहा हूँ, एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर जो आपका स्पेसिफिक हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के क्यूब के। इसको आप लोग डीबाई क्यूब टेम्परेचर थ्योरी भी बोलते हो, डीबाई क्यूब टेम्परेचर थ्योरी भी बोलते हो, डीबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हो। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
और आप इस क्यूब को हटाओगे तो आप लगाओगे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C इक्वल टू A इंटू में T रेज टू दी पावर 3। इस A को आप क्या बोलते हो, डी बाई कॉन्स्टेंट बोलते हो। इसको क्या बोलते हो आप लोग, डी बाई कॉन्स्टेंट बोलते हो। और ये डी बाई जो कॉन्स्टेंट है ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास मटेरियल आयरन होगा तो A की वैल्यू अलग होगी, अगर आपके पास मटेरियल मैग्नीशियम होगा तो उसकी वैल्यू अलग होगी, एल्यूमिनियम होगा तो उसकी वैल्यू अलग होगी। तो बेसिकली मोटी मोटी बात यह है यहाँ से कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया, अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन, 2 केल्विन, 4 केल्विन, 5 केल्विन, 10 केल्विन, 15 केल्विन हो गया, तो उस केस के अंदर आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और टेम्परेचर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपका अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो आप इंटीग्रेशन CP को बाहर नहीं निकाल सकते और आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए आपका आंसर सही नहीं निकल कर आ रहा था जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे थे एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करते वक्त, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है जहाँ पर आपका जो CP है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रही है, आपकी स्पेसिफिक हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के क्यूब के बराबर। देखिए आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो बोलने में बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी लो हो सकती है। बाकी आप बात को समझिए, अगर आपका कोई भी मटेरियल लो टेम्परेचर के ऊपर आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, लो टेम्परेचर से मेरा मतलब है 5 केल्विन, 0 केल्विन, 2 केल्विन, 5 केल्विन, 15 केल्विन तक, अगर आप उसको वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पर जो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है तो आपको एंट्रोपी चेंज इस तरीके से निकालना है जहाँ पर आप लोग CP को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, CP को इंटीग्रेशन से बाहर आप नहीं निकाल सकते। इस पर डिपेंड कैसे कर रहा है वो बात आपने यहाँ पर देख ली, डिपेंड कर रहा है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर में Q। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, जहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है A सॉलिड से A सॉलिड के ऊपर, 0 केल्विन से T केल्विन के ऊपर, 1 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर आपका क्या है, टेम्परेचर है। तो आपको इसको ब्रेक करना होगा। जब आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होगा तो वहाँ पर आपके पास A की वैल्यू भी गिवन होगी। A क्या है आपके पास, डी बाई कॉन्स्टेंट है। जब भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन 0 केल्विन से स्टार्ट होगा तो वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी जो कि A की फॉर्म के अंदर होगी। A आपका डी बाई कॉन्स्टेंट होता है, आपको गिवन होगा कि आपका जो A है वो 0.01 है और टेम्परेचर रेंज, किस टेम्परेचर रेंज के लिए आपका A जो है वो वैलिड है। यहाँ पर आपको गिवन है जो आपका टेम्परेचर है वो 0 से 10 केल्विन है। जनरली ये 0 से 20 केल्विन के बीच के अंदर आपको गिवन होगा, यानी कि 0 से 15 भी गिवन हो सकता है, 0 से 12 भी गिवन हो सकता है। तो जिस भी रेंज के अंदर आपको A गिवन हो, इसका मतलब उस रेंज के अंदर, उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आपके पास A क्या गिवन है, 0.01 आपके पास A गिवन है, टेम्परेचर आपके पास क्या है, 0 से 10 केल्विन तक है। तो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा, पहले 0 से कहाँ, 0 से 10 केल्विन तक और फिर 10 केल्विन से कहाँ, T तक। देखिए अगर आप सिर्फ इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात को, यहाँ से आप लोग 10 केल्विन से T पे जा रहे हो तो इसको तो आप लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा S इक्वल टू क्या, CP ln T फाइनल मतलब क्या, T इनिशियल मतलब क्या, 10 केल्विन। तो ये तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लोगे। दिक्कत कहाँ थी, इनिशियल टेम्परेचर आपका 0 डिग्री था, तो 0 केल्विन को 10 केल्विन तक आप लेके जा रहे हो। तो इस केस के अंदर आपका जो CP है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इस केस के अंदर आप लोग क्या लगाओगे, डी बाई थ्योरी लगाओगे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को लेकर। तो आपने इसको ब्रेक किया, A सॉलिड से A सॉलिड 0 से 10 केल्विन, फिर आपने ब्रेक किया A सॉलिड से A सॉलिड 10 केल्विन से T केल्विन। ये वाला पार्ट तो आप इजीली सोल्व कर लोगे, डेल्टा S इक्वल टू क्या, CP ln T/10 ये कैलकुलेट आप इजीली कर लोगे। इसको करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो आपका CP है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, CP को बाहर आपको नहीं रखना। CP आपका क्या है, A इंटू में T का क्यूब है, A इंटू में T का क्यूब है। A की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 0.01 आपको A की वैल्यू गिवन है, T क्यूब को आपको इंटीग्रेट करना है। T क्यूब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास निकल कर आएगा T की पावर 4/4। आपको यहाँ पर लिमिट लगानी है 0 से 10, जब 0 लगाओगे तो 0 हो जाएगा, 10 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4/4। इस चीज़ को ऐसे कैलकुलेट करिए। डेल्टा एस आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा एस आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल डेल्टा एस को कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल डेल्टा एस को कैलकुलेट करने के बाद आप लोग एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन 0 केल्विन से स्टार्ट हो। अगर मान लीजिए आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है A सॉलिड से A गैस पे जा रहा है
टेम्परेचर रहा इसका T केल्विन तक ही, तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको पहले ब्रेक करोगे 0 केल्विन से 10 केल्विन तक, क्योंकि जो आपकी A की वैल्यू है वो 10 केल्विन तक रेंज में दी गई है। तो आपने इसको ब्रेक किया 0 केल्विन से 10 केल्विन तक, फिर आप कहाँ जाओगे 10 केल्विन से T मेल्टिंग पॉइंट तक। मेल्टिंग पॉइंट में जाने के बाद आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे, ये गैस के अंदर जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा T मेल्टिंग के ऊपर, उसके बाद कहाँ 1 एटमॉस्फेयर, उसके बाद इसको कहाँ पर लेके जाओगे आप, उसको लेके जाओगे A गैस, ये आपके पास आ गया A लिक्विड के अंदर, इसको लेके जाओगे A गैस के अंदर, A गैस में कहाँ तक T बॉइलिंग पॉइंट तक, T बॉइलिंग पॉइंट के बाद आप इसको कहाँ तक लेके जाओगे, लास्ट में T टेम्परेचर तक लेकर जाओगे। तो बाद वाला प्रोसेस तो आपको सारा आता है, ये चीज़ तो आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हो। दिक्कत सिर्फ यहाँ पर थी जहाँ पर आपके पास इनिशियल टेम्परेचर 0 केल्विन था। तो जब आपके पास टेम्परेचर इनिशियल 0 केल्विन होगा तो उस केस के अंदर आप लोग टेम्परेचर को, आप लोग Cp को टेम्परेचर डिपेंडेंट मानोगे, वेरी कर रहा है C = A इंटू में T का क्यूब। जब आप A T का क्यूब को वो करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो A तो आपका बाहर आ जाएगा, T का क्यूब का इंटीग्रेशन हमारा T की पावर 4 डिवाइड बाई 4। एक बार लगाओगे अपर लिमिट, यानी कि आप जो भी आपको लिमिट गिवन होगी अपर लिमिट एक बार वो लगाओगे, लोअर लिमिट यानी कि जब आपको 0 गिवन होगा 0 लगाओगे तो उसकी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। तो वहाँ से आप लोग इजीली इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये भी निकाल सकते हो। ये वाला प्रोसेस आपको सारा का सारा पता है। तो अगर आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको गिवन होगा जहाँ पर आपका इनिशियल टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो उसके लिए भी आप लोग इजीली एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, एंट्रोपी के अंदर हम लोग निकालना सीखते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, यानी कि जब आप लोग दो सब्सटेंस को मिक्स करोगे तो उस केस के अंदर आप लोग कैसे एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हो। मिक्सिंग से आपका मतलब क्या है, आप किसी भी दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो। सब्सटेंस आपके पास 3 स्टेट के अंदर होते हैं, या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो फिर वो गैस होगा। तो मिक्सिंग आपके पास बहुत टाइप की हो सकती है, सॉलिड मिक्सिंग हो सकती है, लिक्विड मिक्सिंग हो सकती है, सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग हो सकती है, या फिर गैस मिक्सिंग हो सकती है, लिक्विड गैस मिक्सिंग हो सकती है, सॉलिड गैस मिक्सिंग हो सकती है। तो आपके पास बहुत सारे टाइप की मिक्सिंग हो सकती है। अब बात करते हैं कि आपने सिलेबस के अंदर जिससे क्वेश्चंस पूछता है वो कैसे कैसे मिक्सिंग है, कौन कौन सी मिक्सिंग आप लोगों को पढ़नी है। तो आप लोगों को पढ़नी है सॉलिड मिक्सिंग, यानी कि मतलब क्या, मतलब लोहे के अंदर लोहा मिला दिया, आयरन के अंदर आयरन मिला दिया, मैग्नीशियम के अंदर मैग्नीशियम मिला दिया। आपने क्या ले लिया, आपने आयरन लिया 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, आपने इस आयरन को मिला दिया एक और आयरन के ऊपर जो किसके ऊपर था, 65 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था। आपने दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, और आपको कैलकुलेट करनी है कि आखिर एंट्रोपी चेंज कितनी है। दूसरा एग्जांपल क्या, लिक्विड मिक्सिंग, इसका मतलब क्या, पानी के अंदर पानी मिलाया, दूध के अंदर दूध मिलाया, शरबत के अंदर शरबत मिलाई। इसके कहाँ पे लेके जाते हो आप, लिक्विड मिक्सिंग के अंदर लेके जाते हो। उसके बाद आपको पढ़ना है सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग। अब जो सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग है 2 टाइप की हो सकती है। पहला टाइप क्या होगा कि आपने लिक्विड के अंदर सॉलिड को दबाया, आपने लिक्विड के अंदर सॉलिड को डाला और वो जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर मेल्ट नहीं हुआ। जैसे कि आप लोग मान लीजिए किसी लोहे के पीस को, आयरन के छोटे से पीस को आप पानी में डुबाओगे तो वो पिघलेगा नहीं, वो उसके अंदर एज इट इज पड़ा रहेगा। तो इसका मतलब क्या, आपने सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया और जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर मेल्ट नहीं हुआ। लेकिन एक केस ये भी बन सकता है कि आपने सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाया और सॉलिड मेल्ट कर गया। इसका एग्जांपल क्या, आप लोग बर्फ़ को पानी के अंदर डालो, बर्फ़ क्या होता है सॉलिड, पानी क्या होता है लिक्विड। आपने बर्फ़ को पानी में डाला तो बर्फ़ पिघल जाएगी। इसका मतलब क्या, जब आपने सॉलिड को लिक्विड में डाला तो आपका सॉलिड पिघल गया। तो सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग 2 टाइप की हो सकती है। पहला टाइप क्या, जब आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर पिघल गया, या फिर आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर नहीं पिघला। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन सॉलिड डज नॉट मेल्ट इन लिक्विड, एग्जांपल हॉट आयरन इन वाटर, व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इन लिक्विड, एग्जांपल आइस इन वाटर। उसके बाद आपको पढ़नी है आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। अब आप लोग गैस की मिक्सिंग कर रहे हो तो गैस की जो मिक्सिंग है आप कैसे कंसिडर करोगे, आप मिक्सिंग कंसिडर करोगे आइडियल मिक्सिंग कर रहे हो। उसके बाद आप कंसिडर करोगे कि आप मिक्सिंग जो कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस तो आपने ली है, ए गैस भी आइडियल है, बी गैस भी आइडियल, लेकिन जब आप इसको मिक्स कर रहे हो तो मिक्स करते वक्त ये कैसे मिक्सिंग है आपके पास, नॉन आइडियल मिक्सिंग है। तो ये सारे के सारे केसेस आपको पढ़ने हैं, इन सभी के ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं नेट एग्जाम के अंदर। तो सारे के सारे केस आप लोग पढ़ोगे। तो जो पार्ट मैंने ये ऑरेंज के अंदर, जो पार्ट मैंने डब्बे के अंदर डाला हुआ है, इस पार्ट को आप इकट्ठा पढ़ लोगे। यानी कि सॉलिड मिक्सिंग के अंदर, लिक्विड मिक्सिंग के अंदर, गैस सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग में जहाँ पर आपका सॉलिड मेल्ट नहीं हो रहा हो, इन सभी केस के लिए आपके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला निकल कर आएगा। एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो इन सभी केसेस के लिए। बाकी आपको ये केस अलग से पढ़ना पड़ेगा और आपको इन केसेस को अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो सेम है उनको पढ़ लेते हैं, कैसे आप लोग एंट्रोपी चेंज निकालते हो। सॉलिड मिक्सिंग, लिक्विड मिक्सिंग, सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग इन केस व्हेन सॉलिड डजंट मेल्ट इन लिक्विड। तो इनके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उस चीज़ को देख लेते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है सिनारियो 1। सिनारियो 1 क्या है,
जो मैंने बात की अभी, सॉलिड मिक्सिंग, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग, सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग, जहाँ पर सॉलिड आपका मेल्ट नहीं हो रहा हो लिक्विड के अंदर। इन सभी के लिए आपके पास सिर्फ एक फॉर्मूला निकल कर आएगा और आपको उस फॉर्मूले को याद रखना है और आप वहाँ से ईजिली एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे हम लोग उस मिक्सिंग कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर Na amount of substance A at temperature Ta is mixed with Nb amount of substance B at temperature Tb in an insulated container at 1 atmosphere pressure। क्या कह रहा है ये, आपने किसी एक सब्सटेंस को लिया, फर्क नहीं पड़ता वो लिक्विड है कि सॉलिड है, आपने किसी सब्सटेंस को लिया, उसका आपने अमाउंट क्या लिया, Na मोल आपने लिया, Na मोल ऑफ सब्सटेंस A आपने लिया जिसका इनिशियल टेम्परेचर Ta था। फिर आपने क्या किया, आपने Nb अमाउंट यानी कि Nb अमाउंट आपने लिया ऑफ सब्सटेंस B जिसका आपका टेम्परेचर क्या था, Tb था। आपने इन दोनों को एक दूसरे के साथ में मिक्स कर दिया एक इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर। इंसुलेटेड मतलब क्या, ना तो हीट वहाँ से बाहर जा रही है ना तो हीट वहाँ से अंदर आ रही है। अब एक बात को आप ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप लोग दो चीज़ों को मिक्स करें जो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर है तो उनमें से किसी एक का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसी एक का टेम्परेचर कम होगा। ये तो बात फैक्ट है। जैसे कि अगर आप लोग मान लो दो पीस ऑफ आयरन को मिला रहे हो, मान लीजिए आपके पास कोई पीस है आयरन का जिसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है और आपके पास एक और पीस है आयरन का जिसका टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस है, तो इनमें से एक तो ज़्यादा होगा एक कम होगा। तो 65 वाला यहाँ पर ज़्यादा हो गया, कम वाला यहाँ पर क्या हो गया, 42 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कम वाले को हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे कोल्ड, ज़्यादा वाले लेकर चलेंगे हम लोग हॉट बॉडी। ठंडी को क्या लेके चलेंगे, कोल्ड बॉडी, और जो हमारे पास गर्म है उसको क्या लेके चलेंगे, हॉट बॉडी हम लोग लेकर चलेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, कंसीडर दैट Ta इज़ ग्रेटर देन Tb। आप लोग क्या कर रहे हो, A सब्सटेंस को मिला रहे हो B सब्सटेंस के साथ। A का आपके पास अमाउंट कितना है, Na है, B का कितना है, Nb है, T का कितना टेम्परेचर है, Ta है, B का कितना है, Tb है। और आप लोग मान के चल रहे हो कि जो आपके पास सब्सटेंस A है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वो किसी का भी आप B का भी ज़्यादा मान सकते हो, उससे कोई फर्क ज़्यादा पड़ने वाला है नहीं। तो आपने क्या किया, आपने A को मिलाया, आपने क्या किया, A को B के साथ मिला दिया। A का अमाउंट कितना था, Na था, इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी थी, Cp ऑफ A लिख दिया मैंने। इसका टेम्परेचर कितना था, इनिशियल Ta था। उसके बाद जो B के आपके पास जो B सब्सटेंस है उसका अमाउंट कितना है आपके पास, Nb। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैंने लिख दिया Cpb। इसका जो इनिशियल टेम्परेचर उसको मैंने लिख दिया Tb। तो मैं आप मान के चल रहा हूँ कि जो आपके पास A जो बॉडी है वो कैसी बॉडी है, वो हॉट बॉडी है। तो मैंने Na को NH कह दिया, मैंने Cpa को Cph कह दिया, Ta को मैंने TH कह दिया, Nb को मैंने Nc कह दिया, Cpb को मैंने Cpc कह दिया, Tb को मैंने Tc कह दिया। क्योंकि जो आपकी A बॉडी है वो हॉट बॉडी है, जो आपकी B बॉडी है वो कोल्ड बॉडी है। अब आप जब भी इन दो सब्सटेंस को मिलाओगे, मान लीजिए आप लोग किसी भी दो सब्सटेंस को मिलाते हो जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, अगर आप लोग उनको मिलाकर रख दोगे थोड़ी देर के बाद आप लोग नोट करोगे कि आपका जो एक फाइनल टेम्परेचर निकल कर आया वो सेम होगा दोनों टेम्परेचर के अंदर। आप लोग ठंड के अंदर नहाते हो, ठंड में नहाते हो तो आप क्या करते हो, आपके जो टंकी के अंदर जो पानी होता है वो कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है। तो आप क्या करते हो, उसके थोड़ा सा गर्म पानी मिलाते हो। आपने क्या किया, ठंडे पानी को लिया, मान लीजिए उसका टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा गर्म पानी को लिया जिससे आप नहा नहीं सकते, मान लीजिए टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस है। आपने इन दोनों को मिला दिया तो इनका टेम्परेचर कहीं बीच में हो जाता है, कितना हो जाता है वो थोड़ी देर बाद, मान लीजिए टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपकी बॉडी के लिए कंफर्टेबल है, आप इस टेम्परेचर से नहा लेते हो। तो इसका मतलब क्या, जब भी आप एक हॉट बॉडी को और एक कोल्ड बॉडी को मिलाते हो, मिलाने के बाद दोनों बॉडी का एक कंबाइंड एक फाइनल टेम्परेचर निकल कर आता है जो दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो अगर आप A को मिलाओगे और A को अगर आप A और B को आप मिलाओगे तो इनके थोड़ी देर के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद एक फाइनल टेम्परेचर आपके पास निकल कर आ जाएगा, जिसको अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, जिसको मैं T बोल रहा हूँ। आफ्टर मिक्सिंग दे अटेन ए फाइनल टेम्परेचर ऑफ TF, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूँ सिर्फ हॉट बॉडी की, तो हॉट बॉडी आपने कहाँ से कन्वर्ट किया, आपने N यानी कि NH CpH TH से आप कहाँ पर गए हो, TF पे गए, यानी कि सिर्फ टेम्परेचर यहाँ पर आपका चेंज हुआ है। अगर आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है, फेज आपका यहाँ पर सेम है, तो आप सीधा सा फॉर्मूला आओगे किसका, डेल्टा ऐसा क्या होता है, वो NCpLn T2/T1। T2 क्या है यहाँ पर, TF है, T1 क्या है आपके पास, TH है, ये आपके पास T1 है, ये आपके पास क्या है, TH है, ये आपके पास क्या है, T2 है, TF आपके पास क्या है, T2 है, फाइनल टेम्परेचर आपके पास क्या है, T2 है। तो आपने क्या किया, TF को TF/TH कर दिया, ये आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ गया। सेम आप लोग कर सकते हो कोल्ड बॉडी के लिए, आपको निकल आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू क्या, NCCpCln TF/TC। अगर आपके पास आपको TC गिवन होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा किस टेम्परेचर के ऊपर आपका सब्सटेंस है, आपको गिवन होगा NC भी आपको गिवन होगा, आपको CpC भी गिवन होगा, आपको TH भी गिवन होगा, आपको CpH भी गिवन होगा, आपको NH भी गिवन होगा। तो अगर आपके पास ये TF निकल कर आ गया, अगर आपके पास ये TF निकल कर आ गया,
तो आप डेल्टा एस ऑफ कोल्ड बॉडी भी निकाल सकते हो, डेल्टा एस ऑफ हॉट बॉडी भी निकाल सकते हो, और डेल्टा एस ऑफ टोटल भी निकाल सकते हो, डेल्टा एस ऑफ कोल्ड प्लस में डेल्टा एस ऑफ एच करके। तो मोटी मोटी बात यह है कि आपको एंट्रोपी चेंज नहीं निकालनी मिक्सिंग के अंदर, आपको सिर्फ फाइनल टेम्परेचर निकालना है। अगर आपने फाइनल टेम्परेचर निकाल लिया तो एंट्रोपी चेंज आप हॉट के लिए अलग से निकालो, कोल्ड के लिए अलग से निकालो, और उसके बाद उन दोनों क्या कर दो, सिंपली ऐड कर दो। तो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है, एंट्रोपी चेंज कोरोस्पोंडिंग टू हॉट बॉडी दैट इज सिर्फ ए मे बी ऑब्टेन एज डेल्टा एस एच एन एच सी पी एच एल एन T2 बाई T1। T2 क्या है, TF है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर क्या है, TF है, इनिशियल टेम्परेचर क्या है हॉट बॉडी का, TH है। तो ये आपका निकल कर डेल्टा SH। सेम उसी तरीके से आपका निकल कर आ जाएगा डेल्टा SC NC CPC LN TF बाई TC। ये आपके पास निकल कर आ गया डेल्टा SC। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बोला थोड़ा सा नहीं जा रहा है, बीच बीच में जो है आवाज़ ही चली जा रही है। देखते हैं कितनी देर तक मैं आपको पढ़ा पाऊँगा, लेकिन जब तक भी पढ़ा पाऊँगा मैं आपको ठीक से ही पढ़ाऊँगा। ऐसे नहीं है कि टाइम पास कराना हो, वो सब यहाँ पर नहीं होगा। अब मैं निकालता हूँ कि डेल्टा एस टोटल क्या होगा, आपके पास वो निकल आएगा डेल्टा एस एच प्लस डेल्टा एस सी। डेल्टा एस एच आपको पता है, डेल्टा एस सी आपको पता है, आपने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। तो बेसिकली आपको सिर्फ टी एफ पता चल जाए। अगर आपने टी एफ को कैलकुलेट कर लिया तो आप लोग इजीली डेल्टा एस टोटल को निकाल लोगे। और टी एफ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो आपको हेल्प करेगा क्या, इंसुलेटेड कंटेनर। क्योंकि अगर आपका कंटेनर इंसुलेटेड है, इसका मतलब हीट सिस्टम से बाहर नहीं जा रही, सारी की सारी हीट कहाँ है, अंदर की अंदर है। अगर आप कोल्ड बॉडी को हॉट बॉडी से मिलाओगे तो हॉट बॉडी तो हीट क्या करेगी, रिलीज़ करेगी, और जितनी भी हीट कोल्ड बॉडी रिलीज़ कर रही है वो सारी की सारी हीट कौन लेगा, कोल्ड बॉडी लेगा। क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो तो इंसुलेटेड है, हीट तो बाहर जा ही नहीं रही। अगर आपकी हीट बाहर नहीं जा रही तो जितनी भी हीट हॉट बॉडी रिलीज़ करेगी वो हीट सारी की सारी कोल्ड बॉडी अपने अंदर ले लेगी। तो इस तरीके की हेल्प से हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, हम लोग डी एफ को निकालने वाले हैं। सो टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस एच, डेल्टा एस सी एंड डेल्टा एस टी वी हैव टू ऑब्टेन टी एफ। आपको टी एफ की वैल्यू चाहिएगी अगर आप लोग डेल्टा एस एच, डेल्टा एस सी और डेल्टा एस टी को कैलकुलेट करना चाहते हो। तो जनरली वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ टी एफ बाई यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ हीट लो। कंजर्वेशन ऑफ हीट लो मैंने क्यों लगाया, क्योंकि जो आपका सिस्टम है वो कैसा है, इंसुलेटेड है, हीट वहाँ से बाहर नहीं जा रही और हीट उसके अंदर भी बाहर से नहीं आ रही। तो उसको आप बोल सकते हो हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट टेकन बाय द कोल्ड बॉडी। अब हीट कितनी देगा वो, आप यहाँ पर कह रहे हो कि आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो जितनी भी सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, जितनी भी सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है वो किस बराबर होता है, वो आपका बराबर होता है DH के। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो जितनी भी हीट निकलती है वो सारी की सारी एंथैल्पी की फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। अगर वो एंथैल्पी के अंदर फॉर्म में छोड़ो तो इसका मतलब क्या, ये तो होता है आपका NCP/DT। ये आपका होता है क्या, NCP/DT आपका होता है। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका DQ है वो क्या हो गया, NCP/DT हो गया। DQ आपका क्या हो गया, NCP/DT हो गया। तो हीट गिवन बाय द बॉडी क्या हो गया, NCP/DT। DT मतलब क्या, T फाइनल माइनस का T इनिशियल। तो हॉट बॉडी के लिए N क्या है, NH है, CP क्या है, CPH है, DT क्या है, TF माइनस का TH है। माइनस साइन मैंने इससे लगाया क्योंकि जो यहाँ से हीट जो है वो सिस्टम से बाहर निकल रही है। हीट टेकन बाय द कोल्ड बॉडी क्या हो जाएगा, NC/CPC इंटू में TF माइनस का TP। ये N है, ये CP है, ये N है, ये CP है, ये क्या है, DT है। कोल्ड बॉडी के लिए N क्या हो गया, NC हो गया, CP क्या हो गया, CPC हो गया, DT क्या हो गया, TF माइनस का TC हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास कुछ इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी। TF वाले पार्ट को एक साइड ले आइए, TH और TC वाले पार्ट को आप लोग एक साइड लेकर जा सकते हो। तो TF वाले पार्ट को आप इधर ले आए, TF को आपने कॉमन ले लिया, बच के निकला जाएगा NC/CPC प्लस का NH/CPH। इधर अब बच जाएगा NH/CPH/TH प्लस NC/CPC/TC। उसके बाद आपने क्या किया, TF को इधर रखो, इस वाले पार्ट को इधर लिया, तो आप फॉर्मूला निकल कर आ गया, TF इक्वल टू क्या, NH/CPH/TH, NH/CPH/TH प्लस NC/CPC/TC डिवाइडेड बाय क्या, NC/CPC प्लस NH/CPC। बेसिकली लगभग एवरेज टाइप का फॉर्मूला बनकर आ गया। ये क्या होता है, एवरेज टाइप का फॉर्मूला होता है। कोई बहुत मुश्किल नहीं इस फॉर्मूले को याद करना। सिर्फ हॉट बॉडी को जो इन्फॉर्मेशन हॉट बॉडी गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन कोल्ड बॉडी गिवन है, उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, डिवाइड बाय क्या करना है आपको, टेम्परेचर वाले टर्म को छोड़ के बाकी आप डिवाइड कर दीजिए। NH/CPH/TH प्लस NC/CPC/TC डिवाइडेड बाय
NHCPH प्लस NCCPC, ये आपका फॉर्मूला हो गया TF, ये आपका फॉर्मूला हो गया फाइनल टेम्परेचर का। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आपका थोड़ा टाइम बचेगा, आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर नहीं पहुँचना पड़ेगा, फिर यहाँ तक पहुँचोगे, फिर इसको चेंज करोगे, फिर यहाँ पर आपने कहीं प्लस माइनस गलती कर दी तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी। जबकि इस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी माइनस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्लस है। तो आप लोग डेटा को एक साथ लिखिए, वहाँ से आप सीधा क्या निकालिए, TF निकालिए। अगर आपने सीधा TF निकाल दिया तो उसके बाद आप लोग एंट्रोपी चेंज को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जनरली आपसे बेसिकली जो आपसे नेट के एग्जाम के अंदर एंट्रोपी चेंज वो नहीं पूछेगा। एंट्रोपी चेंज वो आपसे क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर आपने TF को भी कैलकुलेट कर दिया, अगर आपने TF को भी कैलकुलेट कर दिया तो आपको ln निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको log को निकालना पड़ेगा। तो अगर या तो वो आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपको log की वैल्यू गिवन होगी, जैसे कि मान लीजिए आपका जो TF है वो निकल कर आ गया 383 केल्विन, जो आपका TH है वो निकल रहा था 410 केल्विन, जो आपका TC था वो था आपके पास 350 केल्विन। तो आप कैसे निकालोगे, इसको लिखोगे ln TF क्या 383 केल्विन डिवाइडेड बाई क्या करोगे 410 केल्विन करोगे। किसको कैसे लिखोगे आप लोग, ln 383 माइनस क्या ln 410। तो आप लोग तो नेट का एग्जाम दे रहे हो, आपके पास तो इतना टाइम है ही नहीं, आपके पास तो कैलकुलेटर भी नहीं है, तो आप कैसे इन ln के वैल्यू को निकालोगे। तो या तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन देगा कि आपके ln 383 की वैल्यू क्या है, आपकी ln 410 की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट वैल्यू आपको देगा ln 383 की, डायरेक्ट वैल्यू आपको देगा ln 410 की। अगर उसने डायरेक्ट वैल्यू दी तो ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना वो आपसे एंट्रोपी चेंज नहीं पूछेगा, वो सिंपली आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछ लेगा, क्योंकि उसको पता है अगर आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना आता है तो आपको एंट्रोपी चेंज भी निकालनी आती है। तो ये हो गया बहुत जनरल फॉर्मूला, जहाँ पर आपके पास दो सब्सटेंस थे, दोनों सब्सटेंस अलग अलग थे, दोनों सब्सटेंस आपके पास अलग अलग थे, दोनों सब्सटेंस का अमाउंट भी आपके पास क्या था, अलग अलग था। मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, सब्सटेंस आपका डिफर कर रहा है, सब्सटेंस आपके अलग अलग हैं, टेम्परेचर आपका डिफर कर रहा है, टेम्परेचर भी आपका अलग अलग है, और अमाउंट भी आपका डिफर कर रहा है। तो इस केस के अंदर जो आपका फॉर्मूला था आपके सामने ये लिखा हुआ, आप इसको याद कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास सब्सटेंस सेम है, मान लीजिए आप आयरन के अंदर आयरन को मिला दो, सब्सटेंस आपके पास सेम हो गया, मतलब क्या CP सेम हो गया, CP इसका भी CP, इस आयरन का भी वही है, CP आपका कोल्ड बॉडी का भी वही है, CP आपका हॉट बॉडी का भी, क्योंकि आपके पास मटेरियल क्या है, सेम है। अगर आपका CP सेम होगा तो यहाँ ऊपर से भी आप कॉमन निकाल सकते हो और नीचे से भी आप कॉमन निकाल, उसको क्या कर दोगे, काट दोगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NHTH प्लस NCTC डिवाइडेड बाई क्या, NH प्लस का NC। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सब्सटेंस आपके पास सेम है और साथ ही साथ अपने अमाउंट भी सेम लिया है, आपने 10 ग्राम आयरन लिया है, 10 ग्राम ही आयरन लिया है, एक अलग टेम्परेचर के ऊपर है, दूसरा अलग टेम्परेचर के ऊपर है, तो उस केस के अंदर आप फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालोगे। तो अभी तक तो आपका सिर्फ CP सेम था, यहाँ पर आपका क्या है, NH और NC भी सेम है, तो यहाँ से भी आप लोग NH, यहाँ मान लीजिए आपका जो NH आपका इक्वल टू NC है, इक्वल टू क्या है, N है, तो ये भी आपका क्या हो गया, N हो गया, ये भी क्या हो गया, N हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, नीचे लिखोगे 2N, ऊपर से फिर इस N को आप लोग इस N से काट सकते हो, ऊपर से आपने N कॉमन लिया, N से N काट दोगे, फॉर्मूला बन जाएगा TH प्लस TC बाय 2। तो T फाइनल निकालना भी आसान है। अगर दो सब्सटेंस है, दोनों सब्सटेंस आपके पास अलग अलग है, उनका अमाउंट भी अलग अलग है, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है NHCPHTH प्लस NCCPCTC डिवाइडेड बाय क्या, NHCPH प्लस NCCPC। अगर आपके पास सब्सटेंस आपको सेम दिया गया लेकिन आपके पास अमाउंट अलग अलग है, तो उस केस में आपको फॉर्मूला यूज़ करना है NHTH प्लस NCTC डिवाइडेड बाय NH प्लस NC। अगर आपके पास सब्सटेंस भी सेम है और आपको अमाउंट भी सेम दिया गया है, तो आपको सिंपली यूज़ करना है TC प्लस TH डिवाइडेड बाई 2। बेसिकली एक तरीके से क्या है, एवरेज की तरीके से ही है। आप यहाँ पर जो फाइनल टेम्परेचर है उसको एक एवरेज के तरीके से निकाल रहे हो, अमाउंट अलग अलग है, सब्सटेंस अलग अलग है, तो आपको फॉर्मूला पता है, अमाउंट सेम है, सब्सटेंस अलग अलग है, तो आपको फॉर्मूला पता है, अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम, सब्सटेंस सेम है, अमाउंट अलग अलग है, तो आपको फॉर्मूला पता है, सब्सटेंस सेम है, अमाउंट सेम है, तब भी आपको फॉर्मूला पता है। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आप लोगों ने यहाँ चेक करी है, सॉलिड सॉलिड के लिए, लिक्विड लिक्विड के लिए, और सॉलिड लिक्विड के लिए, जिस केस के अंदर आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर मेल्ट नहीं हो रहा, उन सब के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक आपके पास हॉट बॉडी रहेगी, एक आपके पास कोल्ड बॉडी रहेगी। आपको जो कंटेनर है वो इंसुलेटेड दिया गया होगा, कंटेनर इंसुलेटेड मतलब क्या, आप वहाँ पर लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई कर सकते हो। उसको अप्लाई करने की हेल्प से आप लोग क्या निकाल सकते हो, टी फाइनल को निकाल सकते हो। एक बार आपने टी फाइनल निकाल लिया तो एंट्रोपी चेंज निकालना बहुत आसान है। एक बार एंट्रोपी चेंज हॉट बॉडी के लिए निकालिए, एंट्रोपी चेंज कोल्ड बॉडी के लिए निकालिए, और फिर दोनों को क्या कर दिए, टोटल आप इनको ऐड कर दीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन मैंने क्या लिखा हुआ है, 50 ग्राम of copper block at 393 Kelvin is placed in contact with 100 ग्राम of copper block at 303 Kelvin in thermally insulated container. What is the final temperature and total entropy change? Given आपको CP of copper आपको
गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको जो भी वेरिएबल्स गिवन है आपको उनको एक साथ लिखना होता है। आपके पास 2 ब्लॉक गिवन है, कॉपर का एक ब्लॉक ये रहा, दूसरा ब्लॉक ये रहा। पहले ब्लॉक कितने ग्राम का है, 50 ग्राम का है, टेम्परेचर कितना है, 393 केल्विन है। दूसरा कितने का है, 100 ग्राम का है, और ये इसका टेम्परेचर क्या है, 303 केल्विन है। उसके बाद आपने कहा कि इन दोनों को आपने एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में कर दिया, और आपका जो कंटेनर है वो इंसुलेटेड है, हीट कहीं भी बाहर नहीं जा रही, हीट बाहर से अंदर नहीं आ रही। और आपको चेक करना है कि आपका जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या रहेगा। ये आपको गिवन क्या है, TH गिवन है। ये क्या गिवन है आपको, TC गिवन है। कैसी बॉडी है, कोल्ड बॉडी है। ये क्या गिवन है, NC गिवन है। क्या गिवन है आपको, NH गिवन है। बेसिकली N से डिनोट करते हैं मोल्स को, लेकिन आपको यहाँ पर ग्राम में गिवन है, तो आप बोल सकते हो कि आपके पास ये मास गिवन है, MH गिवन है। कैसा गिवन है आपको, MC गिवन है। तो आपको पता है फाइनल टेम्परेचर आपके पास फॉर्मूला होता है, TF क्या होता है, NHCpH प्लस NCCpC डिवाइडेड बाय क्या, NHCpH प्लस क्या, NCCpC। ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला आपको गिवन है। अब आप यहाँ पर मोल के अंदर लीजिए, या फिर आप क्या करिए, आप यहाँ पर ग्राम के अंदर लीजिए, बात आपकी सेम रहेगी क्योंकि आपका सब्सटेंस सेम है। अगर आप लोगों को मोल को ग्राम में चेंज करना होता है तो आपको मोल को डिवाइड करना पड़ता है, किससे, आपको मोल को मल्टीप्लाई करना होता है, किससे, मोलर मास से। मोलर मास से आपको मल्टीप्लाई करना होता है मास के अंदर चेंज करने से। मान लीजिए किस सब्सटेंस का मोलर मास क्या है, x है, तो x से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, x से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, x से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, x से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ऊपर से x कॉमन लीजिए, नीचे से x कॉमन लीजिए, और x से x क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, क्योंकि आपके पास ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, हर एक टर्म के अंदर आपके पास मोल है। सब्सटेंस आपका सेम है, अगर आप उसको ग्राम में चेंज करोगे तो आपके वो चीज़ तो कट जाएंगी। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो सबसे पहले आपका सब्सटेंस है, इसका मतलब क्या, CpH और CpC क्या है, सेम है। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, NHTH प्लस NCTC डिवाइडेड बाय क्या, NH प्लस NC। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप मास को भी इसके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि आपका मास, क्योंकि जो आपका मोलर मास है वो हर जगह से मल्टीप्लाई होगा, तो हर जगह से फॉर्मूले के वो कट जाएगा। इस फॉर्मूले को आप इक्वल टू बोल सकते हैं इसके, जहाँ पर आपके पास जो MH क्या है, आपके पास मास ऑफ हॉट बॉडी और मास ऑफ कोल्ड बॉडी है। यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें मोल के अंदर गिवन थी। यूनिट्स का भी आप लोग ध्यान रखिए, किस यूनिट के अंदर किस वैल्यू को आप लोग पुट कर रहे हो। ये आपके पास फॉर्मूला निकल आ गया TH का, तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर दीजिए। MH क्या, हॉट बॉडी का मास। हॉट बॉडी का मास कितना गिवन है आपके पास, आपके पास 2 ब्लॉक हैं, 50 ग्राम 393 केल्विन, दूसरा कितने का है, 100 ग्राम 303 केल्विन। तो ये कैसी बॉडी है, ये है हॉट बॉडी। ये कैसी बॉडी है, कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी का मास कितना, 50 ग्राम प्लस कितना, 393 इंटू में कितना, 393 केल्विन, प्लस क्या करोगे, मास ऑफ कोल्ड बॉडी कितना है, 100 ग्राम इंटू में क्या, 303 केल्विन। नीचे क्या, MH प्लस MC, 50 ग्राम प्लस 100 ग्राम। तो आप यहाँ से क्या कर लो, 50 ग्राम कॉमन ले, 50 ग्राम कॉमन ले, क्या बच गया, 393 केल्विन बच गया, प्लस क्या बच गया, 2, तो यहाँ से बच गया इंटू में, तो 303 इंटू में 303 केल्विन। नीचे क्या हो गया, 50 पर 100 इंटू में 150, तो ग्राम से ग्राम आप यहाँ पे कट गया। तो यूनिट आपकी कट जाएगी अमाउंट की, तो आप लोग चाहे मोल में लीजिए चाहे लोग आप लोग ग्राम में लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट आपकी कट गई, निकल कर आ जाएगा आपका टेम्परेचर 999 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 333 केल्विन। ये आपके पास निकल कर आ गया T फाइनल। अगर आपके पास T फाइनल निकल कर आ गया तो ये आपके पास डेल्टा ST क्या होगा, डेल्टा SC प्लस डेल्टा SN इक्वल टू क्या, NCCpC ln TF बाई TC प्लस NHCpH ln TF बाई TH। TF आपको पता है, TC आपको पता है, CpC आपको पता है, NC आपको पता है, TF आपको पता है, TH आपको पता है, CpH आपको पता है, और आपको NH भी पता है। अब एक चीज़ का आप और ध्यान रखिए, यहाँ पर जो आपको Cp जो आपको गिवन है कॉपर का, ये हॉट बॉडी के लिए वही है, कोल्ड बॉडी के लिए भी वही है, लेकिन जो आपको Cp गिवन है वो जूल पर ग्राम में गिवन है, जूल पर ग्राम पर केल्विन में। तो ये आपको ग्राम के अंदर गिवन है। अगर ये आपको ग्राम के अंदर गिवन है, ये अगर आपको Cp अगर आपको ग्राम में गिवन है तो आप अमाउंट को भी ग्राम में लेकर चलोगे। अगर आपको Cp मोल के अंदर गिवन है तो अमाउंट को आप मोल में लेकर चलोगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, कब आपको कौन सी यूनिट करनी है, कब आपको कौन सी यूनिट नहीं लेनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसके आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए कि क्या आपका आंसर निकल कर आएगा डेल्टा ST का। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है, मैं कमेंट बॉक्स के अंदर या बता दूँगा कि आपका आंसर सही है गलत है। इसको सॉल्व कीजिए, डेल्टा ST को निकालिए कि क्या आपके पास डेल्टा ST निकल कर आ रहा है। तो बेसिकली आज ही क्लास में हम लोगों ने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग सीखा, जहाँ पर हमने बात की सॉलिड मिक्सिंग की, लिक्विड मिक्सिंग की। ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये लिक्विड मिक्सिंग में होता है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन अगर आपको दे दे कि 50 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पर लिया, 50 को उसको मिक्स कर दिया 200 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, उसका टेम्परेचर अलग था, इसका टेम्परेचर अलग था, लेकिन फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। पहले आपको TF निकालना है,
TF निकालने के बाद आपको डेल्टा एस निकालना है हॉट बॉडी के लिए, डेल्टा एस निकालना है कोल्ड बॉडी के लिए, दोनों को आप ऐड कर दो, आपका डेल्टा एस टोटल निकल कर आ गया। तो आज हमने बात की बहुत बेसिक बातें की एंट्रोपी और मिक्सिंग की। सबसे पहले हमने सीखा था कि अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन 0 केल्विन से स्टार्ट हो रहा हो तो कैसे उस केस के अंदर आप लोग एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको दूसरों से अलग करेंगी, ये चीज़ें कहीं नहीं कराई जाती है। अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो यूट्यूब के ऊपर तो आपको कहीं पर कुछ भी नहीं कराया जाएगा, वहाँ पर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है। उनके पास बहुत टाइम है, टॉप जो यूट्यूबर्स हैं उनके पास बहुत टाइम है आप लोगों के लिए नए नए कोर्सेज लेकर आने के लिए, आप लोगों के नए नए बैचेस को नोटिफिकेशन करने के लिए कि आज ये नोटिफिकेशन आ गया, आज ये बैच अनाउंस हो गया, आज ये बैच अनाउंस हो गया, आज गुड मॉर्निंग सीरीज़ आ गई, आज गुड इवनिंग सीरीज़ आ गई, अब हम प्रैक्टिकल सेशन को शुरू करेंगे, हम लोग टॉपिक ऑन डिमांड को शुरू करेंगे। उनके पास बहुत टाइम है ये सब करने का, उनके पास टाइम नहीं है तो क्या करने का, आप लोगों को प्रॉपरली हर एक लेक्चर को सीक्वेंस वाइज देने का। वरना आप सोच कर देखिए इतना टाइम लोग वेस्ट करते हैं, नोटिफिकेशन बैच बनाते हैं, ऐप को लॉन्च करते हैं, गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप को खरीदते हैं, वहाँ से ऐप को लॉन्च करेंगे, उसके बाद वो लोग अपनी कोचिंग को बेचते हैं और उससे भी दिक्कत नहीं है। बेचने के बाद आप लोग क्वालिटी चेक कीजिए कैसी वो कोचिंग दे रही है। एक्चुअली मैंने 7,000 रुपीज़ जस्ट वेस्ट किए हैं। मैंने देखा कि जो हमारे टॉप यूट्यूबर्स हैं वो कैसा कोर्स बेच रहे हैं एक्चुअली, सो मैंने उसको ख़रीदा, मैंने देखा 7,000 को। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि उनको कोर्स को ख़रीद कर आप लोग CSIR नेट JRF को क्वालिफाई कर लोगे तो आप लोगों को कोर्स देखने की ज़रूरत है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाला आपको पढ़ा क्या रहा है। टाइटल के अंदर CSIR नेट JRF लिखने से उस वीडियो के अंदर का सामान CSIR नेट JRF का नहीं हो जाता, आपको पढ़ना पड़ेगा CSIR नेट JRF के लिए। जितनी थर्मो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, आज 20 लेक्चर थर्मोडायनामिक्स का, अगर आपको इतनी थर्मो भी कहीं मिल जाए तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए कि सर इस चैनल के ऊपर इतनी थर्मो है, मैं भी जाकर देखता हूँ यार कि आखिर कहाँ थर्मो को इतना पढ़ाया गया है। और अभी तक आपकी थर्मो सिर्फ 60% हुई है, 32 या 33 लेक्चर आने वाले थर्मोडायनामिक्स से बहुत बची हुई है। अभी तो बहुत बेसिक पार्ट खत्म हो रहा है हमारा, अभी तो मैंने एंट्रोपी चल रही है, इसके बाद एंथैल्पी आएगी, नॉन मिक्सिंग आएगी, एंट्रोपी और मिक्सिंग निकालेंगे, अच्छे तरीके से निकालेंगे, तो बहुत थर्मो बची हुई है। तो सिर्फ टाइटल के ऊपर अगर आप CSIR नेट देख के वीडियो को देखना शुरू कर देते तो वो सब मत कीजिए। जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको खास तौर पे बता रहा हूँ कि अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। आप 1 घंटे के अंदर अगर ये 5 क्वेश्चन करें तो उससे अच्छा तो आप ना ही करो, उससे अच्छा आप 1 घंटे का ही यूटिलाइज़ करो, आप बुक्स को पढ़ लो। इससे अच्छा तो आप बुक के अंदर दिमाग फोड़ो, बुक को पढ़ो, कुछ समझ में आएगा, कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी। कभी कुछ भी पढ़ रहे हो तो उससे कुछ फ़ायदा है नहीं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। थोड़ी सी आज तबीयत ख़राब थी तो एनर्जी बहुत लो रही होगी आज की क्लास के अंदर, मुझे खुद बहुत लो फील हो रहा है, तो आप लोगों को पता नहीं कैसा फील होगा वीडियो को देखने के बाद। बाकी जो मैंने क्वेश्चन आपको छोड़ा है इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा उसको भी कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा एनर्जी वाले पार्ट को इग्नोर कर सकते हो। बाकी ये बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा आज का, अच्छा नहीं लगा तब भी कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तब भी कमेंट कीजिए। बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर लेक्चर कहाँ है, नेक्स्ट लेक्चर कहाँ है, तो मैं भी देखता हूँ यूट्यूब स्टूडियो के अंदर कि कौन बच्चा कितना लेक्चर देख रहा है, कौन कितना वॉच टाइम दे रहा है, तो जिस हिसाब से कमेंट आ रहे हैं उस हिसाब से वीडियोस देखी नहीं जा रही है। बाकी फिर भी आप लोग इतनी डिमांड कर रहे हो तो ठीक है, आज मैं लेक्चर अपलोड कर दिया। सिचुएशन के अंदर भी ऐसे तो लेक्चर सबसे डेली कंटिन्यू आते रहेंगे और एक रिवाइज शेड्यूल भी आएगा, क्योंकि जो लास्ट शेड्यूल है उसको तो आप लोग फॉलो नहीं कर सकते अब, क्योंकि हमारा जो 1 हफ्ता जो पूरा ख़राब हो चुका है। मैं कोशिश करूँगा उसको कवर करने की, एक ही दिन के अंदर 2-2 वीडियो डालने की अब, तो हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन दिसंबर से पहले हम लोग सिलेबस जरूर पूरा कर लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटेरिक, जहाँ से आप लोग इजीली 170 मार्क्स का अटैम्प्ट कर सकते हो। और बेसिकली आप सिर्फ उतना ही अटैम्प्ट कर सकते हो, आप ज़्यादा पढ़ के जाओगे उससे भी ज़्यादा फायदा होगा नहीं। तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।